हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th ज्योग्राफी का मैप वर्क स्टार्ट किया है और मुझे उम्मीद है लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने मैप वर्क किया हुआ है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले इंडियन स्टेट्स के बारे में समझा और बहुत सारे इंडस्ट्री के बारे में, जैसे कि आयरन एंड ओर इंडस्ट्री, सूती, ऊनी, रेशम, इसके साथ साथ पोर्ट्स के बारे में हम लोगों ने सीखा, कोल माइंस, बॉक्साइट, मैग्नीज, तमाम तरीके के बहुत सारे मैप वर्क हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया है। उम्मीद है आप लोगों ने उसका बहुत ज्यादा अच्छे से फायदा लिया होगा और यदि आप लोगों ने फर्स्ट क्लास को यदि अच्छे से अटेंड नहीं किया हो तो सबसे पहले जाकर के उसे देखें, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मैप वर्क को बहुत ही डिटेल में और ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया गया है। अब बच्चों, आज के क्लास में हम लोग बचे हुए कुछ मैप वर्क को कंप्लीट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये तमाम मैप्स के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर कर लिया है और आज मैं उसके आगे बढ़ता हूं, उसके आगे चलता हूं और आज से हम लोगों को पढ़ना है ये वाला पोर्शन। आज हम लोग ये यहाँ के बाद जो है सो लगभग मिट्टी वाला क्षेत्र और तमाम तरीके के और भी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस को आज हम लोग कवर करेंगे और ये मैप का सबसे लास्ट क्लास होने वाला है। और यदि आप लोग ये 2 क्लास बहुत अच्छे से देख लेते हो तो इसके बाद आपका मैप वर्क में से कुछ भी नहीं छूट जाता है, उसके बाद आपका सब कुछ कवर हो जाता है, जिसके बाद आप बोर्ड्स पे बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से और इन सभी मैप्स को आपको साथ साथ में शेड करते जाना है, या तो लिखते चले जाना है, या तो देखने के बाद आप ब्लैंक पेज में लेकर के ब्लैंक मैप बना करके और उसमें जो है आप सभी चीजों को शेड करते हुए बनाते हुए प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका मैप कंप्लीट होने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और बच्चों, आज हमें पढ़ना है, आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है, सबसे पहला टॉपिक है कि पूर्व पश्चिम गलियारा क्या है। देखिए, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। अब ये कॉरिडोर क्या होता है? देखो, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा हाईवे जो कि हमारे नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से कनेक्ट करता है, इसको कहा जाता है पूर्व पश्चिम गलियारा। अच्छा, पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्व से पश्चिम की तरफ हम जिक्र करेंगे और जब हम उत्तर दक्षिण गलियारा करते हैं तो नॉर्थ से लेकर के साउथ तक के कॉरिडोर के बारे में हम बात करेंगे। आइए समझते हैं। जब हम बात करते हैं पूर्व से पश्चिम तक की गलियारे के बारे में तो लगता है ये उल्टा लिखा हुआ है। ये श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये आपका उत्तर दक्षिण गलियारा है और एक्चुअली में पूर्व पश्चिम गलियारा जो है ये आपका पोरबंदर से सिलचर की तरफ है। ये थोड़ा सा लगता है मिसप्लेस हो गया है, कोई बात नहीं, आप ऐसे समझ लें कि पूर्व से पश्चिम तक के गलियारे की जब हम बात करते हैं तो ये स्टार्ट होता है आपका पोरबंदर से, यहाँ पर है ना, और ये स्टार्ट होता है यहाँ से और इस तरीके से आगे की तरफ चलते जाता है और इस तरीके से होते होते बिहार से होते होते बंगाल होते होते और ये आ जाता है बच्चों सिलचर। और ये जो सिलचर है ये आपका असम में पड़ता है। तो याद रखना कि पोरबंदर, इस जगह का नाम मैं लिख दूं तो इसका नाम है पोरबंदर जो कि गुजरात में आता है और इस जगह का नाम है सिलचर। तो ये एक ऐसा समझ लीजिए कि एक सबसे बड़ा और सबसे ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट करने वाला एक ऐसा हाईवे होता है जिसे कहा जाता है आपका पूर्व पश्चिम गलियारा। तो ये कहां से स्टार्ट होता है? पोरबंदर से स्टार्ट होता है। कहां तक जाता है? तो सिलचर तक जाता है, ये आपको याद रखना है। अब हम यदि बात कर लेते हैं कि उत्तर दक्षिण गलियारा कैसे जाता है, तो बच्चों ये स्टार्ट होता है श्रीनगर से और जाता है कन्याकुमारी तक। आप जानते होंगे हमारी भारत की जो मेन लैंड है इसका सबसे दक्षिणी छोर जो है ये है आपका कन्याकुमारी, यहाँ पर है ना, ये है आपका कन्याकुमारी, ये एक प्लेस का नाम है और यहाँ है हमारा श्रीनगर। तो श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी को आपस में जोड़ने वाला जो गलियारा है, जो हाईवे है, इसी को हम लोग कहते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा। अब ये आता कैसे है? यहां से होकर के पहले पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा और हरियाणा से होते होते मध्य प्रदेश और फिर ये आपका मुंबई, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और इस तरह से होते होते आपका कनेक्ट कर जाता है कन्याकुमारी को। तो ये भी आपको याद रखना है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जो है ये स्टार्ट कहां से होता है? तो ये स्टार्ट हो रहा है आपका श्रीनगर से और जाता कहां तक है? तो इसका नाम है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। तो याद रखना उत्तर दक्षिण गलियारा कहां से कहां तक जाता है? श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक जाता है और पूर्व पश्चिम गलियारा कहां से? पोरबंदर से लेकर के आपका सिलचर तक जाता है। अब बच्चों एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला कि ये दोनों गलियारा आपस में मिलते हैं, ये कौन सा जगह है जहां पर ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं? तो बच्चों ये जो जगह है ये मध्य प्रदेश का झांसी है। याद रखना है झांसी वो जगह है जहां पर ये दोनों गलियारा आपस में मिलते हैं, उसका मिलन स्थल है आपका झांसी। तो उम्मीद है ये स्लाइड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज करते हैं। पूर्व पश्चिम गलियारा, पूर्व में क्या है आपका? पोरबंदर, पश्चिम में क्या है आपका? पूर्व में है आपका सिलचर और पश्चिम में है आपका पोरबंदर। उसी तरह से उत्तर में है आपका श्रीनगर और दक्षिण में आपका आ जाएगा कन्याकुमारी और दोनों का जो मिलन स्थल है ये है आपका झांसी।
उम्मीद है आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अब बच्चों ऐसे ही हम बात करने जा रहे हैं स्वर्णिम चतुर्भुज का। अब ये स्वर्णिम चतुर्भुज किसे कहते हैं? देखिए हमारा ये जो मेन लैंड है, हमारा जो इतना बड़ा इंडिया है, इस इंडिया के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को कनेक्ट करने वाला कोई ऐसा नेशनल हाईवे है या तो कोई ऐसा हाईवे है जो इन सभी को आपस में कनेक्ट करता है। तो ऐसा जो जगह है ये है आपका नॉर्थ में यदि हम बात करें तो ये है आपका दिल्ली, याद रखना है, ये है आपका दिल्ली। यहाँ पर इधर पश्चिमी साइड में यदि हम बात करें तो यहाँ है बच्चों मुंबई, ठीक है। और दक्षिण में यदि हम बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी ये है आपका चेन्नई, और यदि हम पूर्व में बात करें तो ये है हमारा पश्चिम बंगाल का कोलकाता। ये 4 बिंदु है जो कि हमारे इंडिया के पूरी तरह से मतलब नॉर्थ को, साउथ को, ईस्ट को और वेस्टर्न इंडिया को आपस में कनेक्ट करता है। इससे जो बनने वाला ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, इसी को कहा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज या तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब ये मिलते कैसे हैं? देखिए ये आपका आएगा इस तरीके से और ऐसे ऐसे आते हुए इस तरह से ये आपस में ऐसे कनेक्ट होता है। उसी तरह से ये इस तरह से आते हुए यहाँ पर ऐसे कनेक्ट होगा और ये बिल्कुल साइड साइड के एरिया से आते हुए एक हाईवे है जो कि इस तरह से इसको कनेक्ट करता है। और उसी तरह से ये मध्य प्रदेश और फिर झारखंड वाले इलाके से आते हुए ऐसे कनेक्ट करता है। तो ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल बना, ये जो आपका चतुर्भुज बना, इसी को हम कह देते हैं बच्चों स्वर्णिम चतुर्भुज। तो आपको पता होगा कि मैप के माध्यम से जब हम इसे देखते हैं तो आपको एकदम क्लियर हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर। तो आप सोच के बताओ ये कौन सा जगह था? ये है हमारा दिल्ली, ये है आपका दिल्ली। यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल में है ये है आपका कोलकाता, क्या है? तो ये है कोलकाता। नीचे में ये आपको दिख रहा है तो ये है आपका चेन्नई, है ना। हम चेन्नई की बात करते हैं जब साउथ इंडिया को जो कनेक्ट करता है। इसी तरह से ये पश्चिमी भाग जो है ये है आपका मुंबई। तो ये 4 प्लेस को आपस में मिलाने वाला जो रास्ता है, इसे हम लोग, इससे जो बनने वाला क्षेत्र है ये एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, इसीलिए हम इसे स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। समझ में आ गया? इसकी कुल लंबाई जो है बच्चों ये है आपका 5846। ये भी आपको याद रहना चाहिए कि इसकी टोटल लंबाई जो है ये है 5846 किलोमीटर। ये स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई है। चलो समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट होने जा रहा है, तो इसको ध्यान से समझना है। सबसे पहले बात करें तो हम कपास एवं जूट उत्पादक क्षेत्रों के बारे में जानने वाले हैं। मतलब किस किस एरिया में। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहां से डायरेक्टली पूछता है कि आप कपास उत्पादक वाले क्षेत्रों को शेड करें, इस तरह से आपको पेंट करना है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, सबसे पहले ये समझ विकसित करो कि किस किस एरिया में आखिर कपास उगता है, किस एरिया में जूट उगता है। जब आपको ये पूरा दिमाग में होगा तब आप बहुत आराम से उसको शेड कर पाओगे। अब ये याद कैसे रखना है? देखो कपास बच्चों, ये कपास होता है, हमेशा याद रखना, ये काली मिट्टी में होता है। और जब ये काली मिट्टी में होगी तो काली मिट्टी कहाँ होती है? काली मिट्टी वाला क्षेत्र अभी तक आप लोग नहीं पढ़े हो, इसके आगे वाले स्लाइड में हो सकता है हम सबसे पहले काली मिट्टी पढ़े। तो काली मिट्टी सबसे पहले याद रखना कि काली मिट्टी डेक्कन प्लेट्यू पे होता है। डेक्कन का मतलब होता है यहाँ पर जो हमारा दक्कन का पठार है ये एरिया, यहाँ पर आपका काली मिट्टी बहुत ज्यादा पाया जाता है। अब जब यहाँ पे बहुत ज्यादा काली मिट्टी पाया जाएगा तो काली मिट्टी में ही कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो जाहिर सी बात है कि कपास वाले क्षेत्र की जब हम बात करें तो ये जो मुंबई वाला इलाका है इसे आप कभी ना भूलें, क्योंकि मुंबई के इस वाले क्षेत्र में जो है सो आपका बहुत ज्यादा कपास की खेती होती है। तो कपास के लिए ये पूरा, उसके बाद नीचे में कुछ कुछ आप देखोगे तो ये मध्य प्रदेश और कर्नाटका का भी कुछ भाग है, उसी तरह से गुजरात का कुछ भाग है, इसी तरह से आपका राजस्थान का भी कुछ भाग है, गुजरात का तो है ही, और मध्य प्रदेश का कुछ भाग है। तो ये सारे जो भाग है ये किसको कवर करता है? तो कपास। तो जब भी हम कपास की बात करें तो मेजर तो हमारा आ जाता है आपका महाराष्ट्र, है ना। कपास के लिए मेजर कौन आ जाता है? महाराष्ट्र। इसके साथ साथ आपका कर्नाटक, है ना। कर्नाटक के बाद आपका गुजरात का कुछ हिस्सा दिखता है, गुजरात के बाद आपका कुछ हिस्सा राजस्थान का दिखता है, कुछ एमपी का भी दिख सकता है ना। मध्य प्रदेश एमपी का भी दिख जाता है। तो इस तरीके से ये जो क्षेत्र बनाता है बच्चों, ये जो बेल्ट हमारा दिखता है, ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे कपास की खेती बहुत अच्छा होता है। उसी तरह से हल्का हल्का यदि हम देखें तो पंजाब हरियाणा वाले भाग में भी हो जाता है। तो यहाँ पर याद रखना है पंजाब, है ना, पंजाब वाला इलाका और एक हरियाणा वाला इलाका। इस तरीके से ये जो सारे क्षेत्र हमने आपको बताया है ये सारा हो जाता है कपास उत्पादक क्षेत्र। अब आपके दिमाग में इस मैप को देखते ही आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए और आप इसे अपने दिमाग में छाप लो कि कौन कौन से एरिया में जो है सो कपास की खेती सबसे ज्यादा होती थी, क्योंकि जहां पर काली मिट्टी पाई जाएगी वहीं पर आपका कपास का खेती ज्यादा होता है और उसके लिए फेमस है आपका महाराष्ट्र, मतलब मुंबई वाला क्षेत्र। अब बच्चों बात करते हैं जूट। तो जूट उत्पादन के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो ये जनरली जो है सो दोमट जलोढ़ मिट्टी में होता है, दोमट जलोढ़ मिट्टी। अब अभी आगे पढ़ करके हम लोग समझेंगे कि जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र कौन है।
लेकिन जूट उत्पादन में सबसे ज्यादा आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो जूट होता है ये होता है आपका पश्चिम बंगाल में। ये जो पश्चिम बंगाल वाला इलाका है बच्चों, यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा जूट उत्पादन। तो इसमें सबसे आगे यदि हम बात करते हैं तो ये है पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल के बाद कौन आएगा? तो पश्चिम बंगाल के बाद आपका बिहार में भी ये होता है ना, बिहार में भी होता है, कुछ कुछ उड़ीसा वाले भाग में भी होता है। तो आपको याद रखना है कि कुछ कुछ हम उड़ीसा वाले भाग में भी जाएंगे। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट वाले भाग में देखें तो ये असम वाला जो क्षेत्र है, इन सभी एरिया में भी हमें जूट आसानी से दिख जाते हैं, है ना। अब यदि आप हिस्ट्री अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता है कि कपास के सबसे पहला सूती कपड़ा मिल जो है ये आपका स्टार्ट हुआ था मुंबई में बच्चों, मतलब महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा कपास होता है। तो सूती कपड़ा मिल जो है वो बहुत आराम से वहां पे स्टार्ट हो सकता था। ये 1854 आपको याद होना चाहिए, है ना। उसी तरह से जूट मिल जो है, जूट मिल सबसे पहला स्थापना जो हुआ है वो 1917 कोलकाता। अब कोलकाता में है तो ये वहां पे इसलिए हो पाया क्योंकि पश्चिम बंगाल में जूट का सबसे अच्छा उत्पादन हो रहा है, तो वहां पे मिल खुलना बहुत ही आसान था। इस तरीके से भी आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट को जब हम आपस में कनेक्ट करके याद करते हैं तो वो चीज हमें लंबे समय तक याद रहता है। और इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो क्षेत्र है बच्चों, ये है आपका कपास उत्पादन क्षेत्र और ये आपका हो गया आपका जूट उत्पादन वाला क्षेत्र हो गया। क्लियर हो गया? चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और आगे हमारे सामने है जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र। हाँ देखिए, इस मैप के माध्यम से आप ये सीखने वाले हो कि जलोढ़ मृदा कहाँ पे होता है। अब देखो, जलोढ़ मृदा याद करने से पहले आपको ये समझना होगा, ज्योग्राफी समझो पहले, कि जलोढ़ उस वाले एरिया में होता है जहां पर आपका नदी वाला क्षेत्र होता है, जहां पर पानी का बहाव होता है और पानी के बहाव के द्वारा बहा कर लाए हुए जो नई नई मिट्टियां होती है, नई मिट्टी होती है, उसी को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो जलोढ़ मृदा में आप पढ़े होंगे कि ये दो तरह का होता है, एक होता है खादर जो कि नई मिट्टी होती है, एक होता है बांगर जो कि पुरानी मिट्टी होती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि जो नदी वाला क्षेत्र होगा वहां पर जलोढ़ मृदा बहुत अच्छे से पाया जाता होगा। तो जाहिर सी बात है कि ऊपर में ये जो गंगा का मैदान है इसमें जलोढ़ मृदा तो होगा ही होगा, है ना। इस वाले क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी असम वाला क्षेत्र में मिलता है, यहाँ तक तो आपका गंगा नदी ही आता है। पूर्वी घाट का जो इलाका है बच्चों, तो पूर्वी घाट में आप जानते हो कि यहाँ पे बहुत सारी मेजर नदियां बहती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये बहुत सारे नदियों का यहाँ पे प्रवाह हमें देखने को मिलता है। तो ये जो क्षेत्र बनाता है हमारा, जो भी ग्रीनिश वाला इलाका है, जो ग्रीन किया हुआ है, ये सारे इलाके जो है वो जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र है। तो प्रमुख रूप से हम क्या कह सकते हैं? प्रमुख रूप से हम कहेंगे कि उत्तरी मैदान, है ना, उत्तरी मैदान जो है हमारा गंगा वाला मैदान, ये सारा हो जाएगा जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र। इसके साथ साथ राजस्थान और गुजरात का भी कुछ भाग है, राजस्थान और गुजरात वाला कुछ क्षेत्र है। इसके साथ साथ पूर्वी घाट का इलाका, मैं स्टेट नहीं लिख रहा लेकिन आप तो समझ में आ जाएगा यहाँ से कि पूर्वी घाट वाला जो इलाका है, ये जो साइड में पट्टी आपको दिख रही है, ये जो पट्टी है ये है आपका पूर्वी घाट वाला इलाका। तो पूर्वी घाट, उत्तर गंगा का मैदान और साथ ही साथ राजस्थान और गुजरात का ये जो भाग है बच्चों, यहाँ पर आपका जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र बन जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि जलोढ़ मृदा जो है वो किस किस क्षेत्र में पाया जाता है। क्लियर हो गया? चलो अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं अगली मिट्टी के बारे में। तो बच्चों, अगली मिट्टी जो हमारे सामने है ये है काली मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। देखिए, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी अभी अभी हमने आपको सिखाया है कि जो डेक्कन प्लेट्यू है, ये जो आपका दिख रहा है दक्कन का पठार वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो याद रखना है, काली मिट्टी को लेकर के जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले दक्कन का पठार याद रखें। क्या याद रखना है? दक्कन का पठार। और दक्कन का पठार याद करने के साथ साथ ये देखना है गुजरात वाला हिस्सा, है ना। तो गुजरात वाला जो हिस्सा है बच्चों, यहाँ पर काली मिट्टी अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब जहां पर काली मिट्टी, यही वाला क्षेत्र में आपको याद रखना है कि कपास की खेती भी यहाँ पे अच्छी होगी, है ना। तो इस तरीके से ये क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी मिट्टी इसी में क्या पढ़ना है? तो पर्वतीय मृदा। देखो, अब पर्वतीय मृदा कहाँ पे पाया जाएगा? पर्वतीय मृदा ये कहाँ पे पाया जाएगा? तो जहां पे पर्वत वाला भाग होगा, जो पहाड़ी इलाका होगा, उधर ही आपका पर्वतीय मृदा पाया जाएगा। तो पहाड़ी इलाका कहाँ मिलेगा? ये देखो, ये जो पूरा है हिमालय का सीरीज है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सिक्किम में बहुत ज्यादा पर्वतीय क्षेत्र है ना, पूरा पहाड़ी इलाका है। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश वाला जो भाग है, ये सारा इलाका जो है बच्चों, ये आपका पर्वत वाला भाग है। तो वहां पर जो है सो आराम से आप समझ सकते हो, एकदम कॉमन सेंस लगा करके भी सोच सकते हो कि इस वाले क्षेत्र में जो है सो पर्वतीय मृदा पाया जाता होगा, मतलब पहाड़ी क्षेत्र वाली मृदा पाई जाती होगी। क्लियर हो गया? तो आपको समझ में आ गया कि कहां पर काली मिट्टी, कहां पर
जलोढ़ मिट्टी है और कौन सा पर्वतीय मृदा है। तो हमने आपको 3 तरह की मिट्टी के बारे में समझा दिया है। इसके साथ साथ आपने कपास वाला क्षेत्र पढ़ लिया जहां पे काली मिट्टी है। इसके साथ साथ आपने पढ़ लिया कि जूट वाला क्षेत्र कौन है। तो जूट वाला क्षेत्र में सबसे प्रमुख है आपका पश्चिम बंगाल, कुछ कुछ आपका उड़ीसा, कुछ कुछ आपका असम वाला भाग है ना, और कुछ कुछ बिहार वाला क्षेत्र है। तो इस तरीके से आपने कवर कर लिया। जो भी हमने पढ़ा उसे मैं रिवाइज करवाते चले जा रहा हूँ। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा काली मृदा और पर्वतीय मृदा के बारे में। चलो अब नेक्स्ट समझना है। देखो अब जो हमारे सामने है यह है प्रमुख चावल वाला क्षेत्र। अब जरा आप ध्यान से समझ पाओ तो चावल की खेती होने के लिए, क्योंकि चावल एक खरीफ फसल है, तो यहाँ पर चावल की खेती होने के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो जाहिर सी बात है कि जहां पर तेज बारिश या तो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी नदियां बहती होंगी उस वाले क्षेत्र में जो है तो चावल की खेती सबसे अच्छी होगी। तो जाहिर सी बात है यदि आपने क्लास 10th की जलवायु चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्लास 9th के जलवायु चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा है और आपको मानसूनी हवाओं के बारे में पता है और बारिश किस क्षेत्र में ज्यादा होती है, तो आपको एहसास होगा कि ये जो क्षेत्र को यहाँ शेड किया गया है, यहाँ पे बारिश बहुत अच्छी खासी मात्रा में हो जाती है। यहाँ से जब हवाएं एंटर करती है तो सबसे पहले मेघालय और असम वाले भाग को पूरी तरह से भिंगाती है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि उत्तर का ये जो मैदान है ये गंगा का मैदान है, और जब भी मानसून की बात करते हैं तो बारिश इस वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा होता है। और जैसे जैसे ये हवाएं यहाँ से, आपने पढ़ा होगा कि एक अरब सागर वाली शाखा होती है और एक बंगाल की खाड़ी वाली शाखा होती है। तो जब बंगाल की खाड़ी वाली शाखाएं हवाएं जो है वो जब हमारे देश में एंट्री लेती है ताकि बारिश करवा सकते हैं, इसके साथ साथ में बादल भी आते हैं, तो बादल के आते ही इस वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, इधर बहुत सारा बारिश हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे ये हवाओं का डायरेक्शन इस ओर बढ़ता है, इधर आते आते इस वाले क्षेत्र में आते आते उस बादल में नमी की मात्रा कम हो जाती है, आर्द्रता कम हो जाती है। और जब बादल की मात्रा इस वाले क्षेत्र में यहाँ गया, यहाँ से होते होते पहाड़ों से टकरा करके इस वाले क्षेत्र में जब आता है, तो इस वाले क्षेत्र में आते आते हवाओं में जो बादल है उस बादल में नमी की मात्रा कम हो जाती है, जिस वजह से इस वाले क्षेत्र में बहुत ही हल्की फुल्की बारिश होती है, जबकि इस वाले क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होती है। तो जब इधर बारिश ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि चावल की खेती इधर बहुत अच्छी होती होगी। साथ ही साथ आप समझते हो कि ये गंगा का मैदान है, इधर अच्छी खासी मात्रा में जो गंगा में पानी की मात्रा भी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस वाले क्षेत्र में बच्चों सबसे ज्यादा चावल की खेती होती है। अच्छा, यहाँ पर यदि हम यूपी की बात करें तो यूपी में सारा नहीं, आपको ये जो है पूर्वी यूपी, ये आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। फिर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और खासकर पश्चिम बंगाल और इधर असम वाले क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में जो है सो चावल की खेती होती है। पूर्वी घाट का इलाका यदि हम देखें तो पूर्वी घाट जो है, इधर नदियों का बहाव चूंकि इस ओर होता है तो पानी उस समय में अच्छा खासा रहता है, तो खरीफ फसल बहुत अच्छे से हो जाता है और यहाँ पर ये चावल उत्पादक क्षेत्रों में काउंट हो जाता है। तो बच्चों आई होप क्लियर हो गया होगा कि चावल किस किस एरिया में सबसे ज्यादा होता है। जिधर बारिश ज्यादा वहां पे चावल की मात्रा अच्छी खासी होती है और चावल के उत्पादन भी अच्छा खासा होता है। तो आपके दिमाग में एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एकदम दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए कि किस किस क्षेत्र में जो है वो चावल की खेती आराम से हो सकती है। क्लियर हो गया? तो चावल की खेती के लिए आप कौन कौन से प्रमुख राज्यों के बारे में आप समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करना चाहेंगे यूपी का पूर्वी भाग, है ना, यूपी का पूर्वी भाग। इसके साथ साथ आप याद रखें बिहार, इसके साथ याद रखें बंगाल, है ना, बंगाल के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद आप याद रखेंगे उड़ीसा वाला क्षेत्र, और उड़ीसा के बाद आप याद रखेंगे असम, असम वाला क्षेत्र भी आपको याद रखना है। और पूर्वी घाट हम लिख देते हैं, पूर्वी घाट के तमाम जो क्षेत्र है यहाँ पर चावल की अच्छी खासी मात्रा में उत्पादन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया कि चावल उत्पादन क्षेत्र कौन कौन सा है। मैंने आपको 9th के उन सभी चीजों को कनेक्ट करते हुए मैंने सिखाने की कोशिश की है और उम्मीद है आप लोग को ये सारा चीज समझ में भी आ रहा होगा। चलो बच्चों बढ़े आगे। देखो अब हमारे सामने अगला टॉपिक क्या आ रहा है, देखो बहुत ही ध्यान से बने रहना है। और सबसे पहली बात, जब भी आप मैप वर्क कर रहे हो तो आपका ध्यान एकदम फोकस जो है वो बोर्ड के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जब आप यहाँ देखेंगे मैप अपने दिमाग में बसाने की कोशिश करेंगे, ट्रिक्स और तमाम पिछला सारा ज्ञान को आप अटैच करते हुए कनेक्ट करते हुए जब आप सीखोगे तब जाकर के आपका मैप वर्क जो है आपके दिमाग में एकदम पूरी तरह से फिट बैठेगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं और अब समझते हैं कि प्रमुख जूट वाला क्षेत्र कौन है। मैंने आपको समझाया है कि जूट वाला क्षेत्र दोमट जलोढ़ मिट्टी में ही होती है और जूट वाला क्षेत्र पश्चिम बंगाल वाले हिस्से में सबसे ज्यादा होता है ना, क्योंकि जूट उत्पादन में सबसे ज्यादा प्रमुख कौन है, ये है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो
जूट उत्पादक क्षेत्र कौन कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका सबसे पहला लीड रोल आपका ले आता है पश्चिम बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल, है ना, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ दूसरा जो है ये आपका आ जाएगा बिहार, है ना, ये है बिहार। इसके अलावा आप आ जाए तीसरे नंबर पे, तो ये है आपका उड़ीसा। उड़ीसा के बाद आपका थोड़ा आंध्र प्रदेश और फिर पांचवा ये वाला थोड़ा सा क्षेत्र, ये इसको क्या कहते हैं हम? तो इसे हम कहते हैं असम। तो ये 5 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर मेजरली जूट का उत्पादन होता है। तो जूट उत्पादक क्षेत्रों में सबसे ऊपर यदि आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप वेस्ट बंगाल को ही प्रीफर करें, है ना, क्योंकि जूट जो है वो सबसे अच्छा वेस्ट बंगाल में ही बनता है। चलो आगे बात करें। हमारा अगला जो स्लाइड है बच्चों, यहाँ पर हम क्या समझने वाले हैं? अब ये आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, इसे आप वीवीआई मार लें, है ना। चावल, गन्ना और ये क्या बोलते हैं आपको, चावल, गेहूं, ये सारा चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये याद रखना है कि गन्ना उत्पादन में सबसे अच्छा कौन है? तो गन्ना उत्पादन में सबसे अच्छा है यूपी, है ना, याद रखना है। यूपी जो है वो गन्ना उत्पादन में सबसे अग्रणी रोल निभाता है, सबसे आगे रहता है। इसमें कौन कौन से स्टेट शामिल है देखिएगा। तो गन्ना उत्पादन में सबसे पहले आगे आता है यूपी और बिहार, यूपी बिहार, है ना। और यूपी बिहार के साथ साथ आप आगे बढ़े तो आपको देखने को मिलता है कि महाराष्ट्र, ये जो बेल्ट आपको दिख रही है ना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु, है ना। तो याद रखना है आपको महाराष्ट्र, इसके साथ साथ आपको याद रखना है कर्नाटक, और कर्नाटक के साथ साथ आपको याद रखना है तमिलनाडु। और फिर इसके अलावा जहां पर आपको देखने को मिलता है कि गन्ना उत्पादन में कौन आगे है, तो बस ये वाला बेल्ट, ये बेल्ट आपको याद रखना है एक, और एक ये बेल्ट याद रखना है। ये 2 जगह ऐसे प्रमुख माने जाते हैं जहां पर गन्ना सबसे अच्छी मात्रा में हो जाती है। और सबसे आगे यदि आपको याद रखना है तो आपको याद रखना चाहिए यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश। ये आपका गन्ना उत्पादन में सबसे बेस्ट रोल निभाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको सारा समझ में आ रहा होगा। एकदम मैप को देखते जाओ, एकदम फोकस होकर के समझो, तब जाकर के आपका मैप वर्क क्लियर होगा। और जितना कंसंट्रेशन आपका बेहतरीन होगा उतना मैप वर्क आपका सबसे अच्छा रहने वाला है। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ रहा है सब कुछ बढ़िया से? चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमारे सामने टॉपिक क्या है, अब ज्यादा नहीं बचा है। देखिए अब हम लोग बात करेंगे गेहूं के बारे में। बच्चों गेहूं के बारे में मैं क्या बताऊं, अभी जो आप लोगों ने सीखा है कि चावल उस वाले क्षेत्र में ज्यादा होगा जहां पे बारिश ज्यादा होगी। अब आपको मैंने अभी भी समझाया कि जब इधर से मानसूनी हवा आती है हमारे देश में और टकरा के इधर आती है तो इस वाले क्षेत्र में बहुत अच्छा बारिश करवा देती है, लेकिन जब तक वो इस वाले एरिया में आती है तब तक बादल में नमी की मात्रा कम हो जाती है और इधर हल्का हल्का बारिश होता है ना, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का शावर केवल हो जाता है बस। तो यदि ऐसा हल्की हल्की बारिश इस वाले क्षेत्र में होगी तो जिधर हल्की बारिश होगी यही वो क्षेत्र होता है जहां पर गेहूं की मात्रा, गेहूं का जो फसल है वो बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि गेहूं का फसल होने के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। एक और बात याद रखना है कि चावल जो है बच्चों ये बारिश के मौसम में होने वाला है, मतलब यह एक खरीफ फसल है, जबकि गेहूं की बात करें तो गेहूं एक रबी फसल है। रबी मतलब ठंड के मौसम में होने वाली जो फसल है ये है आपका गेहूं, और इसमें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, पानी की मात्रा कम होनी चाहिए जबकि इसमें ज्यादा होनी चाहिए। खरीफ फसल में चूंकि बारिश के मौसम में हो रहा है तो सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता चावल की खेती में हो जाती है। तो याद रखना है आपको, गेहूं उस वाले क्षेत्र में होगा जहां पर पानी की मात्रा कम चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जब मानसूनी हवा जाती है तो इस वाले क्षेत्र में बहुत अच्छा बारिश करवा देती है ना। पूर्वी घाट के इलाके में खूब अच्छा बारिश होता है, लेकिन जब हम इधर वाली बात, इस वाले इलाके में पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में बात करें तो इधर पानी की मात्रा कम होती है, और जब पानी की मात्रा कम होती है तो उधर चावल थोड़ा कम लेकिन गेहूं की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि कम ही पानी में इधर बहुत अच्छा खासा में गेहूं जो है आपका हो जाता है। तो इसमें सबसे अग्रणी रोल निभाने में बात करें तो ये है आपका पंजाब हरियाणा, इसके साथ साथ एमपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, मतलब पूरा मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करें तो यूपी का पश्चिमी भाग, देखो पूर्वी भाग जो है ये चावल में आगे है, जबकि पश्चिमी भाग जो है इसमें गेहूं बहुत बड़ी मात्रा में होती है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो इस तरह से यूपी भी इसमें बहुत अच्छा रोल निभाएगा। इसके साथ साथ कुछ कुछ भाग आप देख रहे हो कि बंबई के कुछ साइड में, मतलब महाराष्ट्र में, यहाँ पर भी आपको कुछ कुछ हो जाता है, और गुजरात और राजस्थान के कुछ इलाके में। तो गुजरात एंड राजस्थान ये सारे स्टेट्स ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर बहुत ही अच्छे खासी मात्रा में क्या हो जाती है, तो गेहूं की फसल होती है। ठीक है, तो ये सारा इलाका जो मैंने आपको बताया गेहूं उत्पादन क्षेत्र, आपके सामने और भी होगा, जैसे कि आप हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और थोड़ा सा श्रीनगर वाले इलाके में भी देखोगे तो ये सारे इलाके में गेहूं की फसल हो जाती है।
बेसिकली आपको इतना याद रखना है कि जहां पर बारिश कम होती है, हल्की फुल्की बारिश होती है, जहां पर पानी का स्तर बहुत ज्यादा नहीं होता, ऐसे इलाके में गेहूं का फसल बहुत अच्छा माना जाता है और यह एक रबी फसल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ ले। अब गेहूं के बाद हमको क्या याद रखना है, देखो अब है चाय। चाय उत्पादन के मामले में ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना, ये एग्जाम का बहुत फेवरेट रहने वाला है। कैसे, देखो चाय उत्पादन के बारे में आप लोगों ने क्लास 10th में इंग्लिश में स्टोरी भी पढ़ा होगा, टी फ्रॉम असम। यहां से समझ में आता है कि चाय उत्पादन में असम सबसे आगे है ना। सबसे अच्छी जो चाय होती है बच्चों, ये होता है आपका असम में, है ना। ये भी आपको याद रखना है कि सबसे अच्छी जो है वो कहाँ होती है चाय, तो ये होता है आपका असम में। असम के बाद आपने सुना होगा दार्जिलिंग, है ना, यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल, तो याद रखना है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में भी जो है सो चाय की अच्छी खासी मात्रा आपको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ तमिलनाडु और केरला वाला जो भाग है, यहाँ पर भी चाय अच्छा खासा होता है। कर्नाटका में नहीं, कर्नाटका में कॉफी बहुत अच्छा होता है ना। ये भी याद रखें कि कर्नाटका जो है सो बहुत ज्यादा फेमस है किसके लिए, तो कॉफी के लिए, है ना। और ये जो केरला है ये रबड़ के लिए और हल्का फुल्का चाय के लिए फेमस है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि कुछ कुछ स्टेट जो होता है वो एक स्टेट काफी होता है किसी चीज के लिए। तो यदि मेजर पूछा जाए तो चाय के लिए जैसे असम बहुत फेमस है, वैसे कॉफी के लिए हमारा कर्नाटका बहुत फेमस है, और रबर के लिए आपका केवल और केवल केरल स्टेट आपको याद रखना है। ठीक है, चलो तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे चाय के बारे में भी समझ लिया कि मेजरली असम और वेस्ट बंगाल, उसके बाद उससे कम यहाँ पर तमिलनाडु और केरला में हमें देखने को मिलता है। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं बच्चों, और आगे हमारे सामने है, अगला हमारे सामने है, देखो प्रमुख उत्पादन जो कॉफी का है ये आ गया आपके सामने। तो प्रमुख कॉफी उत्पादन में कौन आ गया, तो ये है आपका कर्नाटका। कर्नाटक, के से कर्नाटक, के से कॉफी आपको याद रखना है। हालांकि सी से कॉफी होता है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि कर्नाटका जो है, कर्नाटका ये आपका कॉफी के लिए बहुत फेमस रहने वाला है। और आप लोगों ने 10th के इंग्लिश स्टोरी में भी आपने पढ़ा है इस विषय में, जब आप पढ़ते हो कुर्ग, है ना, एक चैप्टर आप पढ़ते हो कुर्ग, तो इस कुर्ग वाले चैप्टर में भी आपको समझ में आता है कि कॉफी का कितना अच्छा प्रोडक्शन वहां पे होता है, जो कि कर्नाटका स्टेट में पड़ता है। टी फ्रॉम असम से समझ में आता है कि असम जो है वो चाय मतलब टी के मामले में बहुत अच्छा होता है ना। तो इस तरह से आप करेक्ट कर सकते हैं। आपका अभी का जो ज्ञान है बच्चों, जो आपके बोर्ड्स की तैयारी है, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट की नहीं है, आपको याद रखना है। सारे चीजों को आपस में कनेक्ट करके प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करते हुए जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो, तो ये आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट देता है। इसीलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ साथ अपना फोकस, अपना कंसंट्रेशन, अपने सारे ज्ञान को यूज करते हुए, यूटिलाइज करते हुए जब आप आंसर देते हो, तो बहुत ज्यादा वो एक्यूरेसी की तरफ जाता है, बहुत ही सटीकता की तरफ आपका आंसर जाता है, और तब आप जो है सो अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं। तो इसीलिए सब चीजों को ध्यान से देखते हुए, समझते हुए जब आप पढ़ते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है ना। और तो याद रखना है, कॉफी के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो कॉफी के लिए हम लोगों ने एक स्टेट पढ़ा, और वो है आपका कर्नाटक। ठीक है, तो इस तरह से चाय भी खत्म, कॉफी भी खत्म। अब चाय और कॉफी हो गया है, तो चलो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। और ये आई थिंक सबसे लास्ट स्लाइड पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और मैप का ये जो सफर है बच्चों, ये सबसे लास्ट स्लाइड पे आ चुका है। देखिए लास्ट में हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ एक, याद रखना है रबड़, और रबड़ के लिए एकमात्र स्टेट आपको याद रखना है, और वो है हमारा हमारा केरला, है ना, केरल, है ना, ये केरला। और वैसे है र ब ड, तीन अक्षर के हैं। इस तरह से आप किसी भी तरह से अपना ट्रिक भी यूज कर सकते हो। इस तरीके से आपको याद रखना है कि केरल ही एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर मेजरली रबड़ का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पे होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों फाइनली हम लोग अपने लास्ट स्लाइड पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ के बाद आपका खत्म होता है सारा मैप वर्क, है ना। इस तरीके से आप लोगों ने मैप वर्क को खत्म कर लिया है, और जितने भी मैप वर्क से संबंधित जितने भी चीजें थी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। इससे आगे कुछ भी नहीं आने वाला बच्चों। इस चीज को आपको कई बार देखना है, और सिर्फ देखना ही नहीं है, आप अपने घर में या अपने आसपास किसी कैफे से, साइबर कैफे से जो है वो प्रिंट आउट निकलवा ले ब्लैंक मैप का, और उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें। कम से कम जैसे मैंने करवाया है, स्टेट वाइज नाम लिखा है और उसको शेड किया है, उस तरह से आपको जो है वो शेड कर लेना है, और कई बार उसे प्रैक्टिस करना है। अपने घर में स्टडी टेबल के सामने लगा दे और उसे कई बार रिवाइज करें, उसे देखते रहे। इससे आपका तुरंत क्लिक होता है जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं। चलिए, उम्मीद है आपको ये मैप वर्क बहुत ही शानदार लगा होगा, और इससे आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं बच्चों आपको मजा आया होगा मैप वर्क का ये क्लास, और ये 2 क्लास जो मैंने आपको दिया है,
ये दोनों क्लासेस को यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो तीसरा कोई क्लास आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपका परफेक्ट हो जाने वाला है। चलिए तो मिलते हैं बच्चों फिर से ऐसे ही एक शानदार क्लास के साथ, और आने वाले कुछ दिनों में मैं और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आपके सामने आता रहूंगा। तब तक आप जुड़े रहे गुरुकुल साथी के साथ और देखते रहे, सीखते रहे और समझते रहे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।